हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा एमसीक्यूज चैनल। उम्मीद करता हूं आप इस सीरीज का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। इसके सारे क्वेश्चंस आप प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 15, जिसमें कम्युनिटी फार्मेसी सेकंड देखेंगे और टॉपिक रहेगा पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, मेडिकेशन देखने वाले हैं, मेडिकेशन एडहेरेंस, हेल्थ स्क्रीनिंग, सर्विसेज, ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। जब भी आप किसी फार्मासिस्ट एग्जाम में बैठोगे तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। हर प्रकार के फार्मासिस्ट एग्जाम में ये सीरीज आपको हेल्प करेगा ना। पहले आपको बता चुका हूं, चाहे स्टेट लेवल रहे, सेंट्रल लेवल रहे या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी कोई सा फार्मासिस्ट का एग्जाम आता है तो सभी में ये हेल्प करेगा। और अभी आने वाले समय पे बहुत सारे फार्मासिस्ट के एग्जाम आगे देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान की ओर से भी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज अभी एक्टिव होने वाली हैं। बिहार के साइड से भी 2400 से अधिक पोस्ट पर वैकेंसी आने वाला है। रेलवे का भी फार्मासिस्ट का वैकेंसी चल ही रहा है, एग्जाम हो जाएगा अभी मार्च में। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल, ऐसे अलग अलग तरीके के तो स्टेट हो गए। सेंट्रल लेवल पर अगर बात करता हूं तो सीआरपीएफ फार्मासिस्ट 450 पोस्ट पर वैकेंसी अटका हुआ है। बीएसएफ फार्मासिस्ट, यहाँ अलग अलग तरीके के वैकेंसीज आ रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स में भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना प्रिपरेशन हमेशा से निरंतर तौर पर रखते रहो। कभी भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन का इंतजार मत करना कि नोटिफिकेशन आएगा और उस दिन से पढ़ाई चालू करूंगा, ऐसा नहीं। नोटिफिकेशन आता है और एग्जाम मुश्किल से 3-4 महीने का टाइम रहता है ना, तो ज्यादा समय नहीं रहता, लास्ट टाइम में परेशानी होता है। इसलिए इस सीरीज के साथ एटलीस्ट जुड़े रहो, कुछ नहीं तो सीरीज बस कंप्लीट करते रहो, क्वेश्चन इसके देखते रहो। ठीक है, चलो चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। यूजिंग डैश इज अ यूजफुल टेक्निक फॉर गेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हम किस तरीके का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक रहा है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दूसरा है बाय अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट नीड, पेशेंट को क्या चाहिए उसके नीड के हिसाब से हम यहाँ पर वैसा टेक्निक लगा लें कि भाई पेशेंट को क्या चाहिए और वैसा ही हम उसको ट्रीटमेंट या सर्विस देंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन या लुकिंग एट द पेशेंट आइज, पेशेंट के आंख को देखकर अपन बात करेंगे। बताओ तो कॉन्फिडेंस कैसे पेशेंट का पता चलेगा, है ना, कैसे हमको समझ में आएगा। भाई हम अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि है ना आपने इसके पहले कौन सा मेडिसिन लिया था, है ना, आपका हेल्थ स्टेटस कैसा है। अगर जैसे होता है ना, डॉक्टर सीधा सीधा बात पूछता है कि भाई किसी भी तरीके का कोई नशा तो नहीं करते, किसी भी तरीके का कुछ गलत आदत तो नहीं है, ये डॉक्टर बराबर पूछता है ना। तो डॉक्टर को ऐसा या फार्मासिस्ट को ऐसे होने चाहिए, जो भी काउंसलिंग कर रहा है उसको ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, ताकि सब चीज क्लियर रहे, मेडिकल हिस्ट्री पता रहे पेशेंट का। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। द सक्सेस ऑफ काउंसलिंग डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ द काउंसलर। बताओ काउंसलिंग होना है, पेशेंट का काउंसलिंग होता है। अब पेशेंट का काउंसलिंग जो कर रहा है तो काउंसलर में ऐसा क्या क्वालिटी होना चाहिए। लैंग्वेज उसका अच्छा होना चाहिए, बात करने का टोन अच्छा होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन या नॉलेज एंड स्किल। सबसे मेन चीज क्या है कि एक सक्सेसफुल काउंसलिंग के लिए काउंसलर में नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होगा, स्किल होना चाहिए, पेशेंट को हैंडल करने का स्किल होना चाहिए, डिजीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उससे प्रिवेंशन कैसे करना है उसके बारे में। जब तक उसके पास खुद ही के पास नॉलेज नहीं रहेगा तो पेशेंट को कैसे समझाएगा ना। तो पेशेंट के बारे में सारा चीज पूछे, पेशेंट को उसके डिजीज के बारे में बताए कि आपको इस तरीके का डिजीज हुआ है, और उस डिजीज की गंभीरता भी समझाए कि भाई ये डिजीज इतना गंभीर हो सकता है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है कि अगर आप सही टाइम पे मेडिसिन ले रहे हो। तो मेडिकेशन एडहेरेंस के बारे में भी उसको अवेयर करे, है ना, मेडिसिन लेने का भी इम्पोर्टेंस समझाए कि मेडिसिन लेने से आप जल्दी रिकवर हो सकते हो। इसके साथ साथ है ना उसको प्रिवेंशन वाली चीजें भी बताए और पेशेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करे। ये एक काउंसलर का एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। बिफोर क्लोजिंग द सेशन, है ना, जो भी काउंसलिंग हो रहा है तो काउंसलिंग सेशन को खत्म करने से पहले इट इज एसेंशियल टू चेक, क्या चेक करना है जी। पहले काउंसलिंग जब स्टार्ट होता है तो पेशेंट का पूरा नाम पूछा जाता है, ठीक है,
पेशेंट का मेडिकल स्टेटस पूछा जाता है, किस तरीके का बीमारी हुआ है ये पूछते हैं। उसके बाद उस बीमारी का उसको डायग्नोसिस बताते हैं और ट्रीटमेंट बताते हैं कि आपको इस तरीके का बीमारी हुआ है, हम आपके ऊपर इस तरीके के खून जांच करेंगे या जो भी हम आपका चेस्ट एक्सरे करेंगे, जो भी प्रोसेस है डायग्नोसिस बताएगा। अब हमारे पास रिपोर्ट आएगा, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में या तो सर्जरी होगा या आपको मेडिसिन से ठीक करेंगे, वो उनको प्रोसीजर समझाएगा। और उसके बाद एंडिंग कहाँ पर होता है? एंडिंग यहाँ पर होगा कि पेशेंट समझ पाया है कि नहीं पाया है। भाई पेशेंट का अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक पेशेंट आपसे कंफर्टेबल नहीं होगा, जब तक वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, जब तक वो अपने क्वेश्चन से, अपने डिजीज से सेटिस्फाई नहीं होगा, पेशेंट काउंसलिंग कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता सक्सेसफुली। ठीक है, तो ध्यान रखना पेशेंट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देख लो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बैरियर्स इन इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, एक बेस्ट जब भी पेशेंट काउंसलिंग हो रहा है तो क्या कुछ उसके रुकावटें आ सकती हैं, क्या कुछ उसके बैरियर बन सकता है। तो पहला बात करेंगे फार्मासिस्ट से रिलेटेड बैरियर्स। ठीक है, चलो पेशेंट रिलेटेड बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड बैरियर्स, ये सभी निकल कर आएंगे। तो पेशेंट काउंसलिंग में ये सभी प्रकार के बैरियर्स निकल कर आ जाते हैं। ये सारे के सारे बैरियर होंगे जो कहीं ना कहीं पेशेंट काउंसलिंग को हिंडर करता है, डिस्टर्ब करता है ना। तो अब देखो किस किस तरीके का, जैसे फार्मासिस्ट रिलेटेड किस तरीके का बैरियर आएगा कि प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस की बात कर लो, लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भाई अगर फार्मासिस्ट ठीक से बात नहीं कर पा रहा है तो वो कैसे अपने पेशेंट को समझाएगा। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किस तरीके का आएगा, भाई एक तो प्राइवेसी एंड ट्रस्ट है ना। पेशेंट अपना डिटेल किसी को बताने से पहले थोड़ा सा वो भी घबराता है, प्राइवेसी वाली चीज आ जाती है ना। पॉलिसीज हैं, हॉस्पिटल के भी कुछ पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर हैं, प्रैक्टिस हैं, फिजिकल बैरियर्स भी कुछ आ जाते हैं। पेशेंट रिलेटेड बैरियर कैसे हो सकता है भाई, जैसे देखो अब अगर कोई अच्छा लिखा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप उसको समझाओगे कि भाई आपको कैंसर हुआ है, 3rd डिग्री कैंसर है, कैंसर के जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ होता है, मतलब आप उसको एक पूरा एजुकेट ही कर रहे हो, कैंसर के बारे में बता रहे हो, वो समझ जाएगा। अब जो अनपढ़ है, जो कभी जिसने 5वीं पढ़ के छोड़ दिया, अब वैसा पेशेंट आपके पास आएगा, आप उसको कितनों भी समझाओ, क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, है ना। तो ये पेशेंट रिलेटेड बैरियर्स आते हैं ना। दूसरा, पेशेंट को इंटरेस्ट भी नहीं रहता, और एक तो डर है ना कि भाई मुझे कुछ हो ना जाए, इसलिए पेशेंट के में हमेशा से डर रहता है, डर बना ही रहता है। ठीक है, ये सब क्लियर कर लेना। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन काउंसलिंग है ना, काउंसलिंग की बात करते हैं। इन काउंसलिंग कंटेंट द पॉइंट विच आर कवर्ड, है ना, सभी चीजें कवर होती हैं एक्सेप्ट एक चीज कवर नहीं होता, क्या? पहला, नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिकेशन, कौन सा मेडिसिन आपको दिया है ना, उसका नाम क्या है और वो कितने उसका स्ट्रेंथ कितना ना, कितने डोज में दे रहे हैं। दूसरा, हाउ टू टेक द मेडिकेशन, मेडिसिन कैसे लेना है ये बताते हैं, सही बताते हैं जी। व्हाट टू डू इफ अ डोज इज मिस्ड, ठीक है, अगर आपने कभी कोई सा मेडिसिन जैसे दोपहर को आपको टैबलेट लेना, आप लेना भूल गए तो फिर आपको क्या करना है, तो ये सब चीज बताया जाता है काउंसलिंग के दौरान। डिस्क्रिप्शन अबाउट द डॉक्टर, डॉक्टर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन करते हैं, नहीं करते हैं ना, उतना जरूरी नहीं रहता, क्योंकि पेशेंट को भी पता है कि वो किस डॉक्टर के पास आया ना। अगर उसको किडनी से प्रॉब्लम है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया, कार्डियोलॉजिस्ट के पास थोड़ी जाएगा, तो वो तो पेशेंट को भी पता ही रहता है। ठीक है, चलो अगला बढ़ जाओ। पेशेंट काउंसलर शुड फर्स्ट स्टार्ट विद, जो भी पेशेंट का काउंसलिंग करेगा उसको कहाँ से चालू करना चाहिए, तो सीधा आते ही क्या वो मेडिसिन का नाम बता देगा, पहला ऑप्शन देखो बहुत इजीली समझ जाओगे। पहला बोलता है नेम ऑफ मेडिकेशन, क्या आते ही सीधा नाम मेडिसिन का नाम बता देगा? नहीं। टेकिंग द नेम ऑफ द रिलेटिव्स, अब उनके रिलेटिव्स या उनके पेशेंट का जो अटेंडर रहेगा उसका नाम पूछेगा? नहीं पूछेगा, ये भी नहीं होने वाला। टेकिंग द नेम ऑफ द ट्रीटमेंट, नहीं, ये भी नहीं। क्या होगा? इंट्रोड्यूस हिम और हरसेल्फ टू द पेशेंट, ठीक है, पहले खुद को पेशेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाएगा और फिर पेशेंट का नाम पूछेगा, है ना। तो यहीं से चालू होता है पेशेंट काउंसलिंग। सबसे पहले पेशेंट का नाम पूछा जाता है, एज, सेक्स, एड्रेस, ये सभी चीजें पूछते हैं। उसके बाद उसके मेडिकल स्टेटस के बारे में पूछा जाता है ना। फिर उसको उसके
डिजीज के बारे में बताते हैं, डायग्नोसिस बताते हैं, ट्रीटमेंट बताते हैं और फिर लास्ट में उसका फीडबैक लेते हैं। ये होता है कंप्लीट सेटअप पेशेंट काउंसलिंग का, ठीक है, परफेक्ट पेशेंट काउंसलिंग का। चलो नेक्स्ट बात करते हैं लामा, लामा, लाबा, ये अलग अलग वर्ड्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, लामा, लाबा, लासा, है ना। ये सारे ये चीजें हैं क्या, लामा किस चीज के लिए स्टैंड करता है, लॉन्ग एड्रिनर्जिक मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट की बात करते हैं, या लॉन्ग एक्टिंग मस्कारिनिक एगोनिस्ट की बात करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट, या लीव ऑन मेडिकल एडवाइस। क्या निकलेगा यहाँ पर सही आंसर, लॉन्ग एक्टिंग मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट की बात कर लो, ठीक है। देखो ये निकल कर आ गया है ना, एजुकेट द पेशेंट ब्राइफली अबाउट सीओपीडी, सीओपीडी के बारे में, है ना। और साथ ही साथ एक पॉइंट और भी याद रखना, लावा, लावा मतलब लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो ये कुछ आपको छोटे बहुत इस तरीके के टर्म्स देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार जरूर से ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटी रेट्रोवायरल स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर नॉट मोर देन, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल मतलब क्या समझ रहे हो, एंटी वायरल ड्रग की बात कर रहे हैं ना। एंटी वायरल ड्रग्स जो हैं उनको उनका स्टोरेज टेम्परेचर बोला है इतने डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से 10, 10 से 15, 20 से 25 या 25 से 30। क्या निकलेगा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। आपने कई बार देखा होगा बहुत से ऐसे ड्रग्स रहते हैं जिसको फार्मेसी में एक फ्रिज के अंदर रखते हैं ना। तो ये अधिकतर एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं ना, इनको हमेशा कम टेम्परेचर में ही रखना रहता है। ज़्यादा टेम्परेचर में रखोगे तो इसका थेरेपेटिक इफेक्ट कम होने लग जाएगा, है ना। तो प्रॉपर स्टोरेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी बनता है। अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वाज द फर्स्ट टू रिक्वायर अ पीपीआई, है ना। पहला प्रोडक्ट बताएंगे, है ना, फॉलोइंग प्रोडक्ट जिसके लिए हमें यहाँ पर पीपीआई का जरूरत है, नहीं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की बात करते हैं। तो क्या निकलेगा, फॉर्मोटेरॉल इनहेलेटर्स की बात करते हैं, ब्यूटेसोनाइड इनहेलेटर्स, फ्लूटिकाशोन या आइसोप्रोटेरेनॉल की बात करते हैं। क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, या क्लियर करना ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रोटेरेनॉल इनहिबिटर की बात करते हैं। यूज कब किया जाता है जी, जब शॉर्टनेस हो जाता है ब्रीथिंग में, सांस लेने में प्रॉब्लम जाती है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग इसको बोला जाता है, उस कंडीशन पर इस्तेमाल करते हैं। इनहेलेटर यानी इनहेलेशन किया जाता है ना। आपने कई बार देखा होगा यहाँ पर फेस में मास्क लगाते हैं, नेबुलाइजर लगाया जाता है, उसके बेसिस पर सांस देते हैं, तब जब पेशेंट को सांस लेने में परेशानी जाएगा, ठीक है, क्लियर करना। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये सोच रहे हो जूरिस का क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, पैकिंग वैकिंग वाली साइड से आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, विच सेट ऑफ रूल्स आउटलाइन द प्रोविजन रिलेटेड टू पैकेज इंसर्ट, बताओ जी। पैकेजिंग वाली फिर बात करते हैं तो क्या निकल कर आ जाएगा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1941, 1944 या 1945, 1946, है ना। तो क्या निकलेगा इसका सही आंसर, 1945। आप सभी को पता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था 1940 में और इसका रूल आया था 1945 में, है ना। तो यहाँ पर रूल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द की लिंक बिटवीन ट्रीटमेंट एंड आउटकम इन मेडिकल केयर, है ना। हम क्या कर रहे हैं, एक तो पहला हमने यहाँ पर क्या किया, ट्रीटमेंट किया, हमने पेशेंट का क्या किया, ट्रीटमेंट किया, दूसरा मेडिकल केयर। इन दोनों के बीच में क्या यहाँ पर लिंक आ रहा है, ट्रीटमेंट एडहेरेंस आता है, मेडिकेशन साइड इफेक्ट आता है, फिजिशियन एक्सपर्टाइज या पेशेंट का डेमोग्राफिक्स। क्या निकलेगा, ट्रीटमेंट एडहेरेंस की बात करते हैं ना। ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा है, ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या है, तो ट्रीटमेंट एडहेरेंस समझ के चल लो, ये दोनों के बीच का लिंक की तरीके से काम करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ नॉन एडहेरेंस, नॉन एडहेरेंस को इन्फ्लुएंस करने वाला कौन सा फैक्टर है, प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड फैक्टर है, हेल्थ सिस्टम रिलेटेड फैक्टर्स हैं, डॉक्टर रिलेटेड फैक्टर आ जाएगा, या ये सभी, है ना। क्या बोलता है, नॉन एडहेरेंस। नॉन एडहेरेंस देखो, एडहेरेंस का मतलब क्या समझते हो, मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब क्या समझते हो, पहले तो ये समझना जरूरी है, ये समझोगे तो आप आसानी से इसको क्लियर कर लोगे। मेडिकेशन एडहेरेंस मतलब जैसे हमने कोई पेशेंट आया, मान के चलो मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आया, उसको बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस है, मैंने उसको 1 महीने का दवा दिया,
ठीक है। अब 1 महीने का दवा मैंने दे दिया, वो अपने घर चला गया। अब हमने जो जो उसको एडवाइस दिया है कि भाई आपको सुबह उठ के गरारा करना है, आपको एरोबिक एक्सरसाइज करना है, आपको मेडिसिन टाइम से लेना है, दोपहर में 2 दवा, रात में 2 दवा लेना है, ये सब हमने उसके लिए बताया। और पेशेंट अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है तो ये नॉन एडहेरेंस में आ जाएगा। अगर पेशेंट प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो कर रहा है, रूटीन को फॉलो कर रहा है, तो मेडिकेशन एडहेरेंस में आता है ना। तो पेशेंट का रुचि बना रहे उसमें, है ना, पेशेंट का रुचि बनना चाहिए उसके मेडिसिन में, ठीक है। तो ये क्लियर कर लो। तो सभी यहाँ पर सारे फैक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं ना एडहेरेंस को। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज पॉलीफार्मेसी मीन्स। पॉलीफार्मेसी का मतलब क्या है? अब ये क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। अगर इसके वर्ड को देख लो तो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब हम बहुत से चीजों के लिए बात कर रहे हैं, मल्टीपल्स के लिए बात कर रहे हैं। मोनो कब आ जाएगा? जब हम किसी एक पर्टिकुलर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉली बोला मतलब एक से अधिक के लिए बात करते हैं, मल्टीपल्स में बात कर रहे हैं। सिंगल मेडिकेशन यूज होता है तो मोनो फार्मेसी में चला जाता है। यूज ऑफ मल्टीपल मेडिकेशन बाय एन इंडिविजुअल, बिल्कुल सही। कॉम्प्लेक्स भी नहीं और ये मेडिकेशन मैनेजमेंट थेरेपी भी नहीं। क्या निकलेगा? हाँ, अगर एक व्यक्ति एक से अधिक तरीके के मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब मान के चलो एक दिन वो एक डॉक्टर के पास चला गया, ठीक नहीं हुआ, फिर 1 हफ्ते के बाद दूसरे डॉक्टर के पास चला गया। अब हर डॉक्टर अपने अपने हिसाब से मेडिसिन लिखता है, अलग अलग तरीके का मेडिसिन उसको मिलेगा। ये होता है जी पॉलीफार्मेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या है? प्रिंसिपल स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर द डिटेक्टिंग एनीमिया। तो एनीमिया क्या है पहले तो ये समझेंगे। एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जहां पर हमारे बॉडी में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर देख लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन टेस्ट, ठीक है, एक कंडीशन जहां पर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन चेक करते हैं। दूसरा जिसमें हेमाटोक्राइट, और उसके बाद बात करता है हाइपर यूरिसेमिया, और इसके बाद इनमें से दोनों यानी ए और बी दोनों ही हो सकता है। तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर सही आंसर? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आएगा। हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन रेट भी देखते हैं और हेमाटोक्राइट, ये दोनों ही यहाँ पर सही निकल कर आ जाएगा। किसके कारण होता है? आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया होता है, क्लियर करना। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिजायरेबल रेंज फॉर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द लिपिड प्रोफाइल गाइडलाइंस। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बताओ इसका रेंज कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में? 60 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 130 to 159, 160 to 189 या 200 mg या उससे भी ज्यादा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? है ना, 60 to 130। देखो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से हैं, हमारे लिए बैड होते हैं। ये अगर ये हमारे ब्लड में ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे तो ये हाइपरटेंशन कॉज करवाते हैं ना, क्योंकि जब भी ये ब्लड वेसल्स में फ्लो होते हैं तो ये इसके दीवार में चिपक जाते हैं और प्लेग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका डेंसिटी जितना कम रहे हमारे लिए उतना अच्छा है। चलो अगला देख लो, स्क्रीनिंग रिजल्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट इन। देखो पेशेंट के साथ जैसे आप मान के चलो आप कहीं पर गए किसी हॉस्पिटल और आपने ब्लड टेस्ट करवाया, सीबीसी आपने करवा लिया, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट हमने करवा लिया। तो अब ये चीज बताना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अब आपने टेस्ट करवाया, जो अब रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट आपको कैसे प्रोवाइड करेंगे? वर्बली सिर्फ बोल देंगे मुंह से कि भाई आपके में WBC इतना आया, प्लेटलेट इतना आया, नॉन वर्बली या रिटर्न या ये सभी होगा, सभी हो सकते हैं, बता दो। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है ना। यहाँ पर मैं स्क्रीन के सामने हाइड कर रहा हूँ ताकि आप इसका कमेंट करके बताओ। कमेंट करना 716 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलो इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे। अगला देख लो, व्हेन डिस्पेंसिंग NSAIDs टू अ पेशेंट दे शुड बी एडवाइज्ड टू। अगर हमने किसी भी व्यक्ति को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिया है तो हम उसको क्या एडवाइस देंगे? डिस्कार्ड टैबलेट्स 8 वीक आफ्टर ओपनिंग, ठीक है। जब भी आपने टैबलेट का बॉक्स खोला है ना, टैबलेट को जैसे आपने ओपन किया उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा 8 हफ्ते तक रखना है। 8 हफ्ता अगर हो जाता है उसके बाद फिर आप उस मेडिसिन को फेंक दो। अगला बोलता है कि अवॉइड एल्कोहल
एन अल्कोहल कंटेनिंग ड्रिंक्स, हाँ बिल्कुल, है ना। अगर NaCIDs के साथ अगर हम अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो ये हमारे शरीर में बहुत ही घातक डिजीज कर सकता है या बहुत ज़्यादा हानिकारक बनता है। ये हमारे लीवर को डैमेज करता है ना, लीवर टॉक्सिसिटी कॉज करवाएगा। तो अवॉइड करना अल्कोहल, और अल्कोहल से रिलेटेड जितने भी ड्रिंक्स हैं उन सभी को यहाँ पर अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज इंडिकेटेड फॉर यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। बताओ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे हम किस चीज को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला बोल दिया क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश। क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश चलो एंटीसेप्टिक तो होता है लेकिन डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज नहीं कर सकते ना। पोविडॉन आयोडीन की बात कर लो, बेंजोइल पेरोक्साइड की बात करते हैं, डाइफिनाइल हाइड्रामीन कैप्सूल्स की बात कर लो। क्या निकल जाएगा यहाँ पर सही आंसर? भाई देख लो, पोविडॉन आयोडीन आप सभी ने देखा होगा, इसका माउथ वॉश भी आता है ना, इसके टिंचर्स भी बनते हैं और इवन ये डिसइंफेक्टेंट की तरीके से भी काम करता है। हर प्रकार का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलो इसके साथ साथ थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट देख लिया जाए क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो जैसे क्लोरोहेक्सिडिन बताया जिंजीवाइटिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपका एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों ही आ जाएगा। कॉट्रीमॉक्साजोल का क्रीम या डस्टिंग पाउडर का यूज एज अ एंटी फंगल एजेंट करते हैं। कफ के लिए डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड के लॉजेंजेस बनते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए? कफ के पर्पज में, है ना। एंटीहिस्टामिन क्या निकल कर आता है? डाइफेनहाइड्रामीन कैप्सूल्स एंटीहिस्टामिन या एलर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। डाइक्लोफेनेक सोडियम, है ना, डाइक्लोफेनेक के ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, जेल, इन सभी का इस्तेमाल एनाल्जेसिक के लिए करेंगे, दर्द निवारक दवाओं के तौर पर करते हैं। और पैरासीटामोल सभी को पता है PCM एंटी पायरेटिक यानी किसके लिए रहेगा? बुखार के लिए, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है बॉडी का, फीवर आ जाता है तो उस कंडीशन पर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, काउंसलिंग टिप फॉर पेन, बॉडी एक, हेडेक, मसल जॉइंट्स पेन। देखो अगर बॉडी में पेन हो रहा है ना, बॉडी एक, आपके शरीर में दर्द होगा, आपका सर दर्द देगा, मसल्स के में जॉइंट्स के बीच में दर्द देगा, ये हम किस व्यक्ति को बताएंगे? मतलब कौन सा मेडिसिन हमने दिया तो पेशेंट को हम बताएंगे कि भाई इस मेडिसिन को खाने के बाद आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, साइड इफेक्ट बन सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? एस्पिरिन शुड बी टेकन विथ फूड, मिल्क और एंटासिड। एस्पिरिन में कॉज डिहाइड्रेशन, एस्पिरिन में कॉज ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, या एस्पिरिन कैन कॉज GI इरिटेशन। हाँ चलो, क्या किस कंडीशन में होगा? तो एस्पिरिन GI इरिटेशन करता है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन। एक चीज ध्यान में रखना, एस्पिरिन क्या है? NaCIDs ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। और जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को, है ना, जिसको पेप्टिक अल्सर है ना, उसको अगर आप कभी गलती से NaCIDs दे दिए तो उसके साथ प्रॉब्लम होगा, स्टोमक में ब्लीडिंग चालू हो जाएगी और जब अगले दिन वो स्टूल पास करेगा तो वो पूरी तरीके से ब्लैक होगा, है ना। तो इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करवाता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, खासकर जिनके साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज इंडिकेटेड फॉर यूज एज अ जिंजिवाइटिस। अभी देखे थे ना, जिंजिवाइटिस में किसका इस्तेमाल करेंगे बताओ? क्लोरोहेक्सिडिन की बात करेंगे, है ना। क्या निकलेगा? क्लोरोहेक्सिडिन। बाकी सभी एक बार फिर से रिवाइज कर लो। क्लोरोहेक्सिडिन आपका जिंजिवाइटिस में यूज होता है। पोविडीन आयोडीन हमने देखा था, पोविडोन आयोडीन किसके लिए होता है? एंटीसेप्टिक के तौर पर भी होता है और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी होगा। पैरासीटामोल फीवर के लिए होता है, ध्यान में रख लेना। और डाइफेनहाइड्रामीन कैप्सूल ये हमने बात किया, एंटी एलर्जिक की बात करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा है ड्रग जिसका यूज अपन दर्द निवारक के तौर पर नहीं करते हैं या नहीं कर सकते, इसका प्रॉपर्टी ही नहीं है। एसिटामिनोफेन की बात कर लिए, नेप्रोक्सेन की बात करते हैं, इंडोमिथासिन या मेथिमाजोल। अच्छा, अगर आप ड्रग का क्लासिफिकेशन देखोगे तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर बात करते हैं एसिटामिनोफेन, नेप्रोक्सेन, इंडोमिथासिन,
ये सारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, लेकिन मेथिमाजोल नहीं है ना, मेथिमाजोल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होने वाला, ये चीज क्लियर कर लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेल्फ केयर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, है ना, सेल्फ केयर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है, मतलब स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ईट फूड रिच इन फाइबर, ऐसे ऐसे हमको खाना है जिसमें, ऐसी चीजों को खाना है जिसमें फाइबर सबसे ज्यादा रहे। ईट फूड रिच इन फैट, फैट हो गया, रिच इन प्रोटीन या रिच इन आयरन। देखो भाई स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ गया है, तो उस कंडीशन पर हमको क्या करना है, ऐसी चीजें खानी है जिसमें फाइबर रहे। और फाइबर कैसे किसमें रहेगा सबसे ज्यादा, जैसे बात कर लो आप बनाना देख लिया ना, उन सभी चीजों को इस्तेमाल करना है, वो खाएंगे तो हम पेट बहुत इजी से साफ हो जाएगा, एज अ लैक्सेटिव ये काम करता है। साथ ही साथ देखो और क्या कुछ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हो, रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ घर की चीजें जैसे बात करते हैं, अंजीर हो गया, कीवी फ्रूट्स, बनाना, जिंजर टी, लेमन जूस, इन सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये अपने घरेलू नुस्खे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर सेल्फ मेडिकेशन। अब सेल्फ मेडिकेशन व्यक्ति क्यों करता है, सेल्फ मेडिकेशन मतलब खुद से ही दवा ले लेना, डॉक्टर से जिक्र नहीं करना, डॉक्टर से बात नहीं करना, खुद मेडिसिन ले रहे हैं, जो अधिकतर फार्मा वाले भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई बुखार हुआ है तो कौन सा मेडिसिन खाना है, गले में दर्द है तो कौन सा मेडिसिन खाना है, उनको पता है ये चीज, तो जाना उतना प्रिफर नहीं करते। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकता है, एक तो आसानी से डॉक्टर नहीं मिलते, दूसरा कि पैसे, है ना, ये चीज है, डॉक्टर के पास जाएंगे वो 500 का वो बिल फाड़ेगा, उसके बाद फिर अलग से मेडिसिन भी लेना है, तो फालतू का खर्चा है, एक ये हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी निकल कर आएगा। देखेंगे पहला तो कन्वीनियंस, पेशेंट हमेशा से हर व्यक्ति अपना सुविधा देखता है, वो सोचेगा यहाँ से मुझे अगर डॉक्टर के पास जाना है तो यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा 40 किलोमीटर दूर, तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर डॉक्टर से मिलने जाऊंगा, फिर मेडिसिन लूंगा, उसके बजाय खुद से ही मेडिसिन ले लेता हूँ कहीं से, ठीक है। हेल्थ केयर कॉस्ट बताया जी, खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। कंज्यूमरिज्म की बात करेंगे, ठीक है, ये सभी निकल कर आ जाता है, सारे के सारे ऑल ऑफ दिस के साथ चल लेना, ये करेक्ट निकल कर आएगा, सारे के सारे यहाँ पर रीजन बन जाएंगे एक सेल्फ मेडिकेशन के। चलिए अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्या निकल कर आ रहा है, आइडेंटिफाई द एसेंशियल कोलैबोरेटर्स फॉर फार्मासिस्ट टू एस्टेब्लिश द क्वालिटी रिलेशनशिप विथ, किसके साथ क्वालिटी रिलेशनशिप की बात करेंगे, नेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन या द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पेशेंट एंड द जनरल पब्लिक, ऑल ऑफ दिस। क्या निकल कर आएगा यहाँ पर सही आंसर, सारे के सारे निकल कर आ जाएंगे ना। पेशेंट, एक क्वालिटी रिलेशनशिप अगर बात करते हैं पेशेंट और फार्मासिस्ट का, तो ये सभी हैं, सभी कारण बन जाएंगे जिसके कारण एक फार्मासिस्ट और एक पेशेंट के बीच अच्छा रिलेशन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हेल्थ प्रमोशन व्हाट टास्क डू फार्मासिस्ट ऑफ्टन एंगेज इन विद इन देयर कम्युनिटी, है ना। यहाँ पर क्या निकल करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीनेशन, कंडक्टिंग हेल्थ स्क्रीनिंग, कंपाउंडिंग मेडिकेशन या मैनेजिंग प्रिस्क्रिप्शन रिफिल। क्या निकल रहा है, हेल्थ प्रमोशन में फार्मासिस्ट का यहाँ पर क्या टास्क रहता है, फार्मासिस्ट का यहाँ पर क्या काम रहेगा, कि भाई वैक्सीन लगाता है, कंडक्ट करता है हेल्थ स्क्रीनिंग, कंपाउंड करता है मेडिसिन को या मैनेज करता है प्रिस्क्रिप्शन रिफिल। क्या निकलेगा, है ना, कंडक्ट करेगा हेल्थ स्क्रीनिंग, ठीक है, हेल्थ स्क्रीनिंग कंडक्ट करवाने में इसका मेजर रोल है। देखो वैक्सीन थोड़ी लगाएगा, वैक्सीन फार्मासिस्ट नहीं लगाएगा, कंपाउंड नहीं करते, हम सिर्फ मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं, ठीक है। चलो ये क्लियर करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रनी नोज, है ना, रनी नोज के ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग का इस्तेमाल होता है, फिनाइलेफ्रिन का इस्तेमाल होगा, डाइफेनहाइड्रामिन का इस्तेमाल होता है, लोपेरामाइड या बिस्मत सब सैलिसाइलेट की बात करेंगे। कौन सा ड्रग निकल कर आएगा, रनी नोज, है ना,
तो अधिकतर ये बच्चों के साथ देखने को मिलता है, ठंड मौसम में होता है। नाक जो बहना बोलते हैं ना, नाक बह रहा है, क्या निकलेगा सही आंसर? डाइफेनहाइड्रामीन की बात करते हैं। इसके टैबलेट्स भी आते हैं, इसके कैप्सूल्स आते हैं, इसके अलग अलग सिरप्स भी आते हैं, ठीक है। चलो, और वहीं अगर स्टफी नोज की बात करें, स्टफी नोज मतलब नाक सूख गया, तो स्टफी नोज में क्या होता है? स्यूडो एफ्रिडिन की बात करेंगे या फिनाइल एफ्रिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो, अब इसका एक तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है कोल्ड के लिए, और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी निकल कर आता है ना। हम अपने हाथ को प्रॉपर तरीके से धोएं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जिसमें अल्कोहल रहे ना। डू नॉट शेयर पर्सनल आइटम, जैसे हमने टॉवेल इस्तेमाल किया, अपने कपड़े हो गया, रुमाल हो गया, ये किसी को देना नहीं है, दोगे तो फिर उस तक भी फैल जाएगा, है ना। गार्गल करना बराबर गर्म पानी के साथ, या अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, ये सबसे बेस्ट होता है ना। ज्यादा पानी पीना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, और ज्यादा से ज्यादा शरीर को आराम देना है, एक प्रॉपर एक्सरसाइज भी करना है जो अपन से पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर निकल कर आएगा। ट्रीटमेंट यहाँ देख लेना, जब भी आप थेरेपेटिक्स या कम्युनिटी में कोई सा भी ऐसे किसी भी डिजीज के बारे में पढ़ते हो, आप हमेशा से ध्यान रखना, यहाँ पर आप फार्माकोलॉजी साथ ही साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी उसका पढ़ते हो ना, जिसमें एक तो हमने मेडिसिन इस्तेमाल किया, और दूसरा जब मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, घरेलू नुस्खे से भी कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी आता है, ठीक। चलो, अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज गम स्वेलिंग, ठीक है। गम स्वेलिंग, जो हमारे मसूड़े होते हैं उसमें स्वेलिंग कहाँ से आ सकता है, कौन कौन सा रीजन, कौन कौन सा डिजीज हो सकता है? पहला, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1, इसके इन्फेक्शन से हो सकता है। दूसरा, स्ट्रेप्टोकोकस एंड एक्टिनोमाइसिस की बात कर लेते हैं। ड्राई माउथ, या ये सभी निकल कर आएगा? तो क्या होता है, ये सभी में निकल कर आएगा ना। गम स्वेलिंग सारे में देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट में रिकरिंग माउथ अल्सर इंडिकेट, ठीक है। माउथ अल्सर के बारे में बात करते हैं। विटामिन डिफिशिएंसी के कारण होता है, पुअर ओरल हाइजीन के कारण होता है, क्रॉन्स डिजीज या सीलियक डिजीज या HIV में हो सकता है, या एक्सेसिव फ्लोराइड के इंटेक से हो सकता है। क्या निकलेगा यहाँ पर? क्रॉन्स डिजीज, है ना, जो हमारे इंटेस्टाइनल लेवल पर होता है, इंटेस्टाइनल लेवल पर होने वाला क्रॉन्स डिजीज हो रहा है ना, सीलियक डिजीज हो रहा है, या HIV, इन तीनों के होने से ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, माउथ अल्सर का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेस ऑफ सोर थ्रोट। सोर थ्रोट किसके कारण हो सकता है ना? तो सोर थ्रोट मतलब गले में इन्फेक्शन हो रहा है, गले में दर्द देना, या गला एकदम से खट्टा लगने लगेगा और बहुत ज्यादा पेन करेगा। बताओ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कोरोना वायरस डिजीज, या दोनों ही में हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और कोरोना वायरस डिजीज भी हो सकता है, तो दोनों ही यहाँ पर सही निकलेंगे। कोरोना वायरस डिजीज, जब कोरोना वायरस हुआ था उस कंडीशन पर आप सभी ने इस चीज को गौर किया भी होगा कि गले में दर्द रहता था, सांस लेने में परेशानी जाती थी, हाथ पैर में दर्द और बॉडी पेन होता था, फीवर आने के चांसेस, ये सभी सिम्टम्स थे, है ना। तो थोड़ा सा उससे कोरिलेट कर लोगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देखो किस किस तरीके का हो सकता है। एक तो भाई बात करेंगे पहले, किसी वायरस के कारण इन्फेक्शन होगा। वायरल इन्फेक्शन में जैसे हमने कोरोना वायरस देखा था ना, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, ठीक है, फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, ये मिसलेस होता है, चिकन पॉक्स होता है, कोरोना वायरस जो हमने देखा था, ये सभी निकल कर आएगा। इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है? बैक्टीरिया का तो हमने देखा ही था, और क्या कुछ हो सकता है? तो ओवर यूज ऑफ वॉइस, ठीक है, बर्न फ्रॉम हॉट फूड, वेरी ड्राई माउथ, ये सब निकल कर आएगा। स्लीपिंग निकल कर आएगा, ये स्लीपिंग विथ ओपन माउथ, है ना। मोस्ट सोर थ्रोट आर कॉज्ड बाय वायरस, अधिकतर वायरस ही यहाँ पर मिलता है ना। पॉल्यूशन के कारण होता है, स्मोकिंग के कारण होता है, डस्ट के कारण होता है, ये सभी भी कारण बन सकते हैं अगर हम बात करते हैं अपन सोर थ्रोट की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज टिपिकली इंडिकेटेड फॉर यूज एज एन एंटी डैंड्रफ एजेंट, है ना। एंटी डैंड्रफ के तौर पर किसका इस्तेमाल करते हैं? बताओ। ऑक्सीमेटाजोलिन नजल सॉल्यूशन की बात कर लो, है ना, या कीटोकोनाजोल के शैम्पू का इस्तेमाल होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल होगा, या ज़ाइलोमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या निकलेगा यहाँ पर सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, कीटोकोनाजोल के शैम्पू, है ना, कीटोकोनाजोल
ये एक एंटी फंगल ड्रग भी होता है, ध्यान रखना ना, एंटी फंगल ड्रग है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये क्लियर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो और क्या निकल कर आ रहा है। बाकी एक बार इसको भी देखना, बाकी सभी का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का नजल स्प्रे, नजल डिकॉन्जेस्टेंट के तौर पर काम करता है, कभी अगर नाक बंद हो गया है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीमेटाजोलिन ये भी नजल डिकॉन्जेस्टेंट का काम करता है। लैक्टुलोज सॉल्यूशन की बात करेंगे तो लैक्टुलोज, एल से लैक्टुलोज और एल से लैक्सेटिव याद रखना, ठीक है, स्टूल आसानी से पास हो सके इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बेंजोइल पेरोक्सीडेज की बात करेंगे तो बैक्टीरियल एक्नी के लिए, है ना। कैलामीन लोशन एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, है ना, डर्मल लेयर पे इस्तेमाल होगा, हाथ पैर में लगाते हैं। जाइलोमेटाजोलिन, देखो जोलिन वाले जो ड्रग है ना, ये नजल डिकॉन्जेस्टेंट करवा रहे हैं। इसके बाद बिसाकोडिल टैबलेट 5 मिलीग्राम, तो बिसाकोडिल टैबलेट भी आपका कैसे काम करता है, ये भी लैक्सेटिव की तरीके से काम करेगा, ठीक है, स्टूल पास करवाने में इजी होगा, स्टूल पास करने में हेल्प करता है, स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमॉन्ग द चेन फार्मेसीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। चेन फार्मेसी बताओ जी, चेन फार्मेसी मतलब हर अलग अलग सिटी में, दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, अलग अलग जगह में उसके छोटे छोटे ब्रांचेस हैं। तो बताओ अमेजॉन फार्मेसी, अमेजॉन फार्मेसी नाम से कुछ है क्या, नहीं, है ना। वालग्रीन फार्मेसीज, वालग्रीन्स इंडिया नहीं। अपोलो फार्मेसी लिमिटेड, सीवीएस हेल्थ इंडिया, बताओ क्या निकलेगा, बहुत इजी है, अपोलो फार्मेसी, है ना। आप सभी देखे होंगे अपने शहर में, है ना, अपने आसपास के जगह में आपने जरूर से देखा होगा अपोलो फार्मेसी। और अगर कोई बड़ा शहर है तो एक ही शहर में एक से अधिक अपोलो फार्मेसी खुल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फार्मा के फार्मेसीज हैं या फार्मा के ऐसे बोल सकते हैं शॉप्स हैं या एजेंसीज हैं जो अलग अलग तरीके के एरियाज में बहुत सारे ब्रांचेस खोलकर काम करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which factors are typically considered for selecting an appropriate site for a drug store, ठीक है। जो आप आपका मेडिकल स्टोर जहां आप ओपन करने जा रहे हो वो आप कैसे सिलेक्ट करोगे कि पर्टिकुलर इसी जगह में हमको मेडिकल स्टोर ओपन करना है। तो उसके लिए क्या कुछ आ रहा है, पहला बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ठीक है। आप जहां पर आप मेडिकल खोलना चाह रहे हो वहां आसपास में फास्ट फूड रेस्टोरेंट होना चाहिए। चलिए, डिस्टेंस फ्रॉम द मूवी थिएटर, मूवी थिएटर की बात कर लो, आसपास में मूवी थिएटर हो या मूवी थिएटर थोड़ा दूरी में आपका मेडिकल हो। अगला बोलता है नियर बाय फिजिशियंस क्लिनिक या अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लॉथिंग स्टोर, बताओ बहुत आसान सा है भाई, मेडिकल हमेशा वहीं पर खोला जाता है जहां आसपास में डॉक्टर रहे, आसपास में कोई सा हॉस्पिटल रहे, कोई सा क्लिनिक रहे, ताकि पेशेंट को इजी हो, है ना। जैसे वो हॉस्पिटल से निकले तुरंत ही वो फार्मेसी जाकर आपसे दवा खरीद ले। पता चला आप बहुत दूर में शॉपिंग मॉल के पास में लगाने का क्या मतलब है, बताओ। मूवी थिएटर के पास में लगाने का क्या मतलब है, कपड़े दुकान के पास में लगाने का क्या सेंस है, भाई वहां पर लगाएंगे जहां पर पेशेंट मिले हमको, ठीक है। चलो तो क्या कुछ होना चाहिए, देखो कहाँ कहाँ पर, पहली बात तो ड्रग स्टोर मार्केट, है ना, एक पर्टिकुलर मार्केट ही होता है जहां पर मेडिसिन के अलग अलग एजेंसीज रहते हैं। इसके बाद फॉलो ऑफ ट्रैफिक नियर बाय एमेनिटीज की बात करते हैं, नियर अदर कॉमन रिक्वायरमेंट लाइक बैंक, पोस्ट ऑफिस, है ना, ये हो गया। बिजनेस लोकेलिटी, रेसिडेंशियल एरिया, शॉपिंग सेंटर में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेसिक नीड यही रहेगा कि भाई आसपास में एक हॉस्पिटल रहे, आसपास में एक आध क्लिनिक रहे, ताकि पेशेंट जल्दी से जल्द मेडिसिन ले सके और वो आपके पास पहुंचे, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियल लेआउट डिजाइन। आइडियल लेआउट डिजाइन की बात कर लो तो यहाँ पर क्या इसके ऑब्जेक्टिव निकल कर आते हैं। पहला, क्यों करते हैं आइडियल डिजाइन, क्यों कर रहे हैं, टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज सेल ऑफ द स्टोर, अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। बताओ भाई, जब भी फार्मेसी बनाते हैं, जब भी मेडिकल कोई ओपन करता है, 8 लाख 10 लाख 20 लाख लगाता है, तो डिजाइन करने का क्या मोटिव क्या है। तो पहली बात तो ये कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करें। एक चीज, एक डायलॉग आप सभी ने सुना होगा,
जो दिखता है वही बिकता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाया जाए, काउंटर अच्छे रहे, साफ सुथरा रहे, है ना। पेशेंट के लिए भी पेशेंट जैसे आपके पास आए और कोई मेडिसिन लेता है तो वो सेटिस्फाई होके जाना चाहिए, ठीक है। ये सब ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को हमको यहाँ अपनी ओर आकर्षित करना, ये सभी इसके मोटिव निकलते हैं, ठीक है। चलो, इसलिए प्रॉपर स्लिप्स बनाए जाते हैं, इसलिए प्रॉपर काउंटर होता है, सामने बैनर पोस्टर होता है, सब चीजें सही तरीके से डिजाइन किया जाता है, सुंदर तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारी ओर आकर्षित हो सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स एक्सेसिव हीट इन फार्मास्यूटिकल स्टोरेज कंडीशन। बताओ फार्मास्यूटिकल स्टोरेज कंडीशन में कौन से टेम्परेचर को आप बोलोगे कि भैया ये एक्सेसिव हीट हो गया, यानी यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है। कोई सा भी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कहीं पर किसी भी टेम्परेचर में चले जाओ, चाहे 50 में जाओ, 100 में जाओ, 70 में जाओ, वो एक्सेसिव हीट के अंदर आ जाता है। एनी टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, भाई 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तो वो कैसे हाई टेम्परेचर में जाएगा, नहीं जाएगा। एनी टेम्परेचर बिटवीन 25 टू 30, नहीं ये तो रूम टेम्परेचर आ जाएगा जी, RT रूम टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर एक्सीडिंग 8 टू 8 एंड 25, नहीं ये वाला भी नहीं, क्या निकलेगा सही आंसर। भाई अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहे हो तो ये एक्सेसिव हीट में चला जाता है, एक्सेसिव टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा जो हमारे लिए सरवाइव करना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच एस्पेक्ट्स इज क्रूशियल इन द वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर कम्युनिटी फार्मेसीज। बताओ जी वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस में क्या जरूरी है। पहला तो सिलेक्ट करना वेंडर, रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। चूजिंग द वेंडर बेस्ड solely on price, ensuring reliability and competence of the suppliers, ignoring the suppliers reputation and track record। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। एंश्योर करना है ना कि उसका कॉम्पिटेंस कैसा है सप्लायर का, भैया आप तक सारे मेडिसिन जो भी आपने डिमांड किया है वो ऑन टाइम पहुंचा पाया कि नहीं पा रहा है, आपको प्रॉपर सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वैसा चेक करोगे तभी तो आप एक वेंडर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, Which of the following is a stage in the procurement process। ठीक है, प्रोक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या, कौन सा यहाँ पर स्टेज है, क्या प्रोक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट है। प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन करना, कस्टमर फीडबैक को एनालिसिस करना, बजट अप्रूवल या एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम की बात करेंगे। क्या आ जाएगा भाई, बजट अप्रूवल जरूरी है। अब प्रोक्रूटमेंट मतलब क्या समझ रहे हो, खरीद रहे हैं कुछ भी सामान, हम परचेस कर रहे हैं कहीं से ताकि हम उसको अपने साइड से बेच सकें। जैसे सिंपल एक सोच के देखो कि एक रिटेल फार्मेसी शॉप है और वहीं एक क्या है, एक है होलसेल। तो होलसेल एजेंसी से वो मेडिसिन खरीद के लाएगा और अपने रिटेल में उसको बेचता है, यही होता है सिंपल सा। तो भाई कोई सा भी मेडिसिन हम ले रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो हमको पहले तो बजट चेक करना है कि हम कितने बजट तक का सामान मंगवा सकते हैं, कितने बजट तक का हम मेडिसिन मंगवा सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, विच कॉस्ट आर टिपिकली एसोसिएटेड विथ इन्वेंट्री, है ना, किसके साथ, इन्वेंट्री की बात करेंगे। तो इन्वेंट्री में क्या कुछ आता है, पहले बात करते हैं। एक्विजिशन कॉस्ट ओनली आएगा, सही आ जाएगा जी। कैरिंग कॉस्ट, है ना, कितना हम जो कैरी करके ला रहे हैं उसके लिए जो कॉस्ट है। स्टॉक आउट कॉस्ट की बात करते हैं, या सभी निकलेंगे, सारे के सारे, है ना। इन्वेंट्री कंट्रोल की अगर आप बात करते हो, ये सारे कॉस्ट आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट आता है, केयरिंग कॉस्ट आता है, स्टॉक आउट कॉस्ट आएगा, है ना। प्राइस द फार्मेसी पेज फॉर द प्रोडक्ट, है ना, जो आपने यहाँ पर पैसे दिए हैं सामान के लिए, ये देखते हुए चल लेना। अब इसमें क्या कुछ आ रहा है, जैसे प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट की बात करते हैं, इस कॉस्ट में परचेज करना प्रोडक्ट, जैसे कि चेक करना है इन्वेंट्री, प्लेसिंग ऑर्डर, रिसीविंग ऑर्डर, स्टॉकिंग द प्रोडक्ट एंड पेइंग द इनवॉइस। ठीक है, आपने ऑर्डर कर लिया, वो आप तक पहुंच रहा है, ट्रैवल हो रहा है, आप तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर आप रिसीव कर रहे हो, फिर आप उसको पेमेंट कर रहे हो। कैरिंग कॉस्ट तो स्टोरेज करना है, हैंडलिंग करना है, इंश्योरेंस हो रहा है ना, ये सब निकल कर आ जाएगा इसके अंदर। स्टॉक आउट कॉस्ट की बात करते हैं तो नॉट हैविंग अ प्रोडक्ट ऑन द सेल्फ व्हेन अ पेशेंट नीड और वांट्स इट। ठीक है, ये क्लियर कर लो। अगला क्वेश्चन देखो,
व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। प्राइमरी गोल क्या इन्वेंट्री कंट्रोल का? इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है पहले तो ये समझना है। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब जैसे ही मैं आपको बताया, एक छोटा फार्मेसी है ना, क्या है, एक छोटा रिटेल फार्मेसी और एक होलसेल है। तो होलसेल यानी एजेंसीज, तो एजेंसी से इसको मेडिसिन लेकर आना है। अब देखो शहर में 4 अलग अलग तरीके के एजेंसी है ना, एजेंसी ए, एजेंसी बी, एजेंसी सी और डी। अब पता चल रहा है इसको, इसने मार्केट रिसर्च किया, इससे पता चला ये जो एजेंसी है वो एक टैबलेट को 1 रुपए में देता है, और ये वाली एजेंसी उसी को 5 रुपए में देती है, ये वाला उसको 10 में देता है, और ये वाला एजेंसी उसी सेम टैबलेट को 50 रुपए में देता है। अब सोचो, आप खुद ही सोच के देखो कि आप कहाँ से सामान मंगवाओगे, कहाँ से आप मेडिसिन खरीदोगे? यहाँ से खरीदोगे, जहां पर आपको कम से कम खर्चा करना पड़े वहां से आप मेडिसिन खरीदोगे, है ना। तो यही इन्वेंट्री के अंदर यही सारी चीजें आ जाती हैं कि हम कम से कम लागत में, है ना, कैसे अच्छे से अच्छा अपन सर्विस दे सके और अपना भी प्रॉफिट बना सके। पहला बात कर लो, ऑप्शन बोलता है मैक्सिमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑन हैंड। बताओ जी, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑन हैंड। अगला बोल दिया मिनिमाइजिंग कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड को हम क्यों मिनिमाइज करेंगे, इससे तो हमारा ही घाटा है। अगला बैलेंसिंग प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी विथ कॉस्ट मिनिमाइजेशन, या इग्नोरिंग इन्वेंट्री लेवल्स टू फोकस ऑन रेवेन्यू। नहीं, ये भी नहीं। क्या आएगा सही ऑप्शन? देखो, बैलेंसिंग प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, भाई हमारे पास हर प्रकार का प्रोडक्ट अवेलेबल रहे और वो भी कम से कम दाम में हमारे पास अवेलेबल रहे, है ना। ज्यादा रहेगा तो हमारे नुकसान है भाई। कोई सा प्रोडक्ट अगर आप कोई सा प्रोडक्ट 500 रुपए में खरीद रहे हो, है ना, जितना महंगा सामान आपके पास रहेगा तो कस्टमर भी तो ऐसे है ना, उनको जितना से, कस्टमर का नेचर ही ऐसा रहता है कि उनको हर एक सामान सस्ते से सस्ते दाम में मिल जाए। महंगा सामान आपसे खरीदना नहीं पसंद करेंगे, सस्ता सामान खरीदना पसंद करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, Which of the following is an objective of inventory control? इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव यहां पर बताओ। पहला बोल दिया लो कॉस्ट प्लांट ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाना, इग्नोर करना प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट, या इंक्रीजिंग कॉस्ट फॉर हायर प्रोफाइल्स। क्या होगा? लो कॉस्ट की बात करते हैं, जितना कम से कम खर्चा हो सके, इन्वेंट्री का काम यही रहता है। देख लो एक बार और अच्छे तरीके से, इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव्स क्या कुछ होते हैं। तो मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सर्विस, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सर्विस दो। मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बताया था, कम से कम हमको पैसा लगाना है। लो कॉस्ट प्लांट ऑपरेशन, सप्लाई द मटेरियल इन टाइम, टाइम से सप्लाई हो जाना चाहिए। रिड्यूस और मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट बता रहा था, कम से कम हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। अवॉइड स्टोरेज ऑफ स्टॉक, मिनिमाइज द लॉसेस एंड टू मीट अनफॉर्सिन फ्यूचर डिमांड, ठीक है। चलो ये क्लियर कर लेना, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला डिटरमाइन इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या, किस चीज को दर्शाता है, क्या बताता है, ये क्लियर करेंगे। पहला, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी टू इंक्रीज इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ रहा है। यहाँ ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी टू मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जितना चाहिए उतना ही सामान मंगवा रहे हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी टू डिक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट, या रैंडम ऑर्डर क्वांटिटी। बताओ क्या निकलेगा कि भाई कितना हमको, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हम ऑर्डर करें। इसका काम यही है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि हमको जितना सामान चाहिए, जितना प्रोडक्ट चाहिए, हम उतना ही यहाँ पर ऑर्डर करें ताकि हमारा खर्चा भी कम हो। आप सोचो, किसी एजेंसी से अगर आपने एक कार्टून दवा मंगवाया हुआ है, एक कार्टून अगर आपने कोई सा सामान मंगवाया हुआ है, तो आपको मान के चलो 1000 लग गया, एक कार्टून के पीछे 1000। तो अगर आप 10 कार्टून मंगवाओगे तो 10,000 लग जाएगा। तो पता चला आपको 10,000 का जरूरत ही नहीं है, आपको चाहिए सिर्फ 5,000, सिर्फ 5 कार्टून का जरूरत है। तो आप फालतू में 5 कार्टून क्यों एक्स्ट्रा मंगवाओगे, है ना। तो ये सब देखता है इन्वेंट्री कंट्रोलिंग, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम कम से कम लागत में कहाँ से मेडिसिन मंगवाएं ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट कम रहे और प्रॉफिट ज्यादा रहे, ठीक है।
इसलिए इन्वेंट्री को समझना बहुत जरूरी है। अगला देखो, व्हाट इज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉपर फार्मेसी अकाउंटिंग। ठीक है, प्रॉपर फार्मेसी अकाउंटिंग, भाई कितना मेडिसिन आया, कितना बिका, कितने में खरीदे थे, कितने में बेचे, ये सब चीज को प्रॉपर मेंटेन करना, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, कौन कौन सा मेडिसिन है, एक्सपायर कब होने वाला है, ये सब चीज मेंटेन करना, स्टॉक मेंटेन करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीजिंग द प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग मार्केट रीच, ensuring the compliance with regulatory requirements या reducing employee turnover। क्या निकलेगा सही आंसर, एंश्योर करना कंप्लायंस को विद रेगुलेटरी रिक्रूटमेंट। भाई प्रॉपर तरीके से सब चीज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब देखने के लिए प्रॉपर मेंटेन करना जरूरी है। साथ ही साथ देख लो, डेवलपमेंट ऑफ सेट्स ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, डेवलप एंड मैनेज बजट टू कंट्रोल एक्सपेंसेस। ठीक है, ज्यादा खर्चे ना हो, ऑप्टिमम फाइनेंशियल रिसोर्सेस होने चाहिए, रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, साथ ही साथ मेंटेनिंग द बुक अप टू डेट, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेस, ये सभी निकल कर आने वाले हैं, देख लो। ठीक है, तो प्रॉपर हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रॉपर मेंटेन करते हुए चलेंगे, तब जाकर सब चीजें अच्छी तरीके से यार और रेगुलर बेसिस पर ऑपरेट होते रहेंगे। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज अनदर टर्म फॉर द डे बुक इन अकाउंटिंग। डे बुक के का दूसरा नाम क्या है बताओ। लेडजर बोलते हैं, सेल्स जर्नल बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानेंगे। क्या निकलेगा यहाँ पर सही आंसर, सेल्स जर्नल की बात करते हैं ना। अगर हम देख रहे हो यहाँ पर क्या डे बुक की बात कर लो तो इसको सेल्स जर्नल भी बोला जाता है, क्लियर करते हुए चलना है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन निकल कर आते हैं ना, इन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगला देखो, व्हाट की इंफॉर्मेशन नीड टू बी रिकॉर्डेड इन ऑल द डे बुक्स। ऑल सभी डे बुक्स में क्या किस चीज को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है, डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर या सप्लायर का नाम डालना है या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो क्या मेंशन होना चाहिए जी डे बुक में, हाँ डेट, कौन से डेट पे ऑर्डर हुआ, रिसीव हुआ, इनवॉइस का नंबर, कस्टमर कौन जिसने लिया या सप्लायर जहां से हमें सामान मिला है, ये सभी होना चाहिए। कितना अमाउंट में हमने मंगवाया था, कितना अमाउंट पहुंचा है ना, ग्रॉस अमाउंट कितना है, क्वांटिटी क्या है, ये सब चीजें, और हमने पेमेंट कितना किया, ये सारा हमको मेंटेन करना रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कैश बुक। कैश बुक का फंक्शन क्या है बताओ जी, ट्रैकिंग द कस्टमर ऑर्डर्स, कस्टमर के ऑर्डर को ट्रैक करना, क्या कुछ ऑर्डर आया हुआ है, रिकॉर्डिंग द कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट्स की बात करते हैं, मैनेजिंग एम्प्लॉय शेड्यूल्स की बात कर लो या एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स। क्या निकलता है यहाँ पर सही आंसर, कैश बुक का काम ही रहेगा रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिकॉर्डिंग करना कि भाई कितना कितने कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना हमने दिया है, कितना हमको मिला है, तो कैश कितना पूरा ट्रांसफर हुआ ये चेक करना है ना। साथ ही साथ सारे रिसिप्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड करना, ये सारा निकल कर आएगा। रिसिप्ट को इंक्लूड करना, बिल्स जितने भी बिल आए हुए हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड करना, सभी एक साथ रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम रहेगा कैश बुक में। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है ये पूछ रहा है। तो मैनेजिंग एम्प्लॉय शेड्यूल्स है ना, एम्प्लॉय के शेड्यूल को मेंटेन करना, ट्रैकिंग कस्टमर फीडबैक्स को, कस्टमर का क्या फीडबैक है हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड, या ऑटोमेटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रनिंग ऑफ फार्मेसी या एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स। भाई जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो फार्मा में यूज करते हैं, खासकर फार्मेसी मेडिकल शॉप में इस्तेमाल करते हैं, इनका मेन काम रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करके हम अपने मैन पावर को रिड्यूस करें, है ना, ताकि लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और क्योंकि कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, तो एक बार इसमें आपने डेटा डाल दिया तो ये सारा चीज़ मेंटेन करके रख लेता है ना। बस यहाँ पर बराबर टाइम से एंट्री करना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलो हमने
1 जनवरी को कोई सा सामान मंगवाया, मतलब हमारा पूरा फार्मेसी, हमारा पूरा मेडिसिन सारे स्टॉक उसके फुलफिल है। तो जैसे पैरासीटामोल ही एक सिंपल था कि हमारे पास पैरासीटामोल के 500 टैबलेट हैं, तो हमने एंटर कर दिया 500 टैबलेट हैं हमारे पास। अब अगर कोई पेशेंट वहां पर लेकर गया, मेडिसिन लेकर गया, ठीक है, अगर उसने 20 मेडिसिन ले लिया तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे भाई, वहां एंट्री करेंगे 20 मेडिसिन वहां से कट हुए हैं, तो ऑटोमेटिक वो उसको मेंटेन करके रख लेता है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं ऑटोमेटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रनिंग अ फार्मेसी, है ना, ये क्लियर करना। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ फाइनेंशियल डिसीजन, है ना, फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं या प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, क्या निकल कर आएगा, फाइनेंशियल डिसीजन। तो देखो यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन भाई, हमने यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, हमको फाइनली जब इन्वेस्ट करना है, हमको फाइनली जब पेमेंट करना है, कोई सा प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सीधी सी बात, फाइनेंशियल डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर लो। फाइनेंशियल डिसीजन, हम कुछ सामान हमने परचेस करने का सोचा, हमने अपना रिक्वायरमेंट देखा कि हाँ हमको ये टैबलेट 2000 पीस चाहिए, ये कैप्सूल हमें इतने चाहिए, हमने डिसीजन ले लिया, उसके बाद हम फाइनल जो पेमेंट हमारा रहेगा वो निकल कर आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच टर्म इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिस एंड गाइडलाइंस दैट ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो व्हेन इंटरैक्टिंग विद द कस्टमर, किस गाइडलाइन को फॉलो करना है ना। पहला तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट को करना है, मार्केट सेगमेंटेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को करता है, या एम्प्लॉय ट्रेनिंग। अब सोचो सीधी सी बात है ना, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन और पेशेंट के बीच या ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच किस तरीके का रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है, तो क्या आएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना, किस तरीके से हम पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा और सेटिस्फैक्ट्री सर्विस प्रोवाइड कर सके, है ना। तो पेशेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन हमेशा से मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला देख लो, व्हाट डू ऑडिट इन फार्मेसीज इन्वॉल्व, है ना, ऑडिट क्या होता है, ऑडिट में ये बताना है, ऑडिट क्या बताता है फार्मेसी में, ऑडिट का मेन काम क्या है। पहला बात करते हैं रैंडम इंस्पेक्शन करता है ना, स्टाफ के बिहेवियर का ये इंस्पेक्शन कर रहा है। दूसरा फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन का फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या इवैल्यूएशन हो रहा है। इसके बाद सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द फार्मेसी ऑपरेशन, यह फार्मेसी में सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, उसको सिस्टमिक तरीके से चेक करना, है ना, ये सिस्टमिक एग्जामिनेशन। अगला बोल दिया मॉनिटरिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस, है ना, एम्प्लॉय अटेंडेंस मेंटेन करना है। क्या काम रहेगा बता लो, फार्मेसी में इन्वॉल्व किया ना, ऑडिट का काम है कि सब चीजें प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही हैं, एग्जामिनेशन करना, इवैल्यूएशन करना, फार्मेसी के सारे जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सब सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये ऑडिट का काम रहता है। और इसके लिए ऑडिट की टीम भी होती है जब हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर बात करते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज डिजिटल हेल्थ प्राइमरी एम टू अचीव, डिजिटल हेल्थ की बात कर लो, है ना, यहां पर बोल दिया इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अगला लिमिटिंग द हेल्थ केयर एक्सेस टू स्पेसिफिक पॉपुलेशन, एनहेंसिंग हेल्थ केयर क्वालिटी आउटकम्स, या डिक्रीजिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। देखो डिजिटल आपने कई बार देखा भी होगा, ऑनलाइन फार्मेसी होता है ना, जहां से आप मेडिसिन मंगवा सकते हो, ये सब फार्म इजी करके एक होता है जहां से आप ऑनलाइन मेडिसिन मंगवा सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, एक तो पहली बात तो पेशेंट को ये रिलीफ दे रहा है, पेशेंट को हेल्प कर रहा है, पेशेंट को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, उसके घर पे मेडिसिन आ रहा है ना। तो यही सब देखते हुए चलेंगे, इनहेंस करना हेल्थ केयर क्वालिटी आउटकम्स, है ना, ज्यादा, ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, पेशेंट ज्यादा टेक्नोलॉजी से और वाकिफ हो सके और वो डिजिटली करके कम से कम समय में अपना ट्रीटमेंट कर सके, है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर के पास जाने का भी प्रॉब्लम नहीं है, खुद से उसने प्रिस्क्रिप्शन अपलोड किया और उसको मेडिसिन मिल गया, तो उसका टाइम भी बच गया। अगला देख लो, व्हाट इज ई फार्मेसी, बताया था ई फार्मेसी, अब आ रहा है देखो फिर से ई फार्मेसी की बात करते हैं।
इन पर्सन मेडिकेशन कंसल्टेशन की बात कर लो, ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग विथ होम डिलीवरी, ठीक है। अगला देख लो, ट्रेडिशनल फार्मेसी सर्विसेज ओनली या टेलीफोन बेस्ड मेडिकल डिवाइस, एक जिसमें आपको एडवाइस मिलेगा, एक जो आपने खुद इन पर्सन खुद ही से आप मेडिकेशन कर रहे हो, या अगला बात कर लो ट्रेडिशनल फार्मेसी सर्विसेज या ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग। क्या निकलेगा, जैसे हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं हमारे घर तक पहुंचता है, ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करते हैं हमारे घर तक पहुंचता है, वैसे ही बात करेंगे यहाँ पर ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर कर रहे हैं जो डायरेक्ट हमारे होम तक, घर तक डिलीवरी हो रहा है, हमारे एड्रेस तक डिलीवरी हो रहा है। क्यों किया जा रहा है, ताकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज को और बढ़ाया जाए, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा और कंफर्टेबल और सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से देखे होंगे। एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट देखो मैं अधिकतर स्किप कर ही देता हूं, बहुत ही कम होता है कि गिने चुने 2-4 क्वेश्चन में ही मैं एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम देता हूं, बाकी मैक्सिमम चीज तो मैं स्किप करता ही हूं, क्योंकि मैं अधिकतर चीज आपको यहाँ पर ओरली ही बताता हूं ना, तो एक्सप्लेनेशन वाला उतना अगर नहीं देखोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन को देख लो एक बार अच्छे से, उसको समझ लेना क्वेश्चन में क्या कुछ बोल रहा है, और उसी के बेसिस पर इसको अच्छे तरीके से करते चलना, ठीक है। चलो, उम्मीद करूंगा मैं कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से क्लियर किया होगा, ठीक है। और हर एक क्लास, हर एक वीडियोस को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखो, ताकि आपका प्रैक्टिस प्रॉपर होता रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस प्लेलिस्ट को पूरा शेयर कर दो, ताकि वो भी अगर किसी प्रकार के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इस सीरीज से आकर ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलता हूं सभी से नए वीडियो में। प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।